अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कमर जुबान मलिक, योर इंग्लिश टीचर एंड पर्सनल कोच। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और बड़ी खूबसूरत जिंदगी से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोड 1424 फर्स्ट यूनिट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शॉर्ट सा रिव्यू दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप पेड कोचिंग के लिए मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं फर्स्ट यूनिट की जानिब। आज की इस यूनिट पे मैं आपको 5 टॉपिक्स पे आपसे ओवरव्यू आपको दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, हाउ टू फाइंड एन एसे टॉपिक एंड हाउ डज एन एकेडमिक एसे लुक लाइक, हाउ कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल्स ऑफ राइटिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करूंगा वो है व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग रेफर्स टू अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। जब आप एक मखसूस तरीकाकार अख्तियार करके एक्यूरेट अल्फाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बयान करते हैं तो वो एकेडमिक राइटिंग होती है। मिसाल के तौर पे हम जो एक स्कूल में लिखते हैं वो एक बिल्कुल हू बहू हम किसी बुक पे से देख के लिखते हैं, वही चीज़ याद करके लिखते हैं। जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी आपने वहाँ पे शेयर करना होता है। इसे आप एकेडमिक राइटिंग कहते हैं। जो हम स्कूल में करते हैं वो राइटिंग और जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में करते हैं वो राइटिंग, उसमें बहुत सारा फर्क होता है। और जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में हैंड राइटिंग चीज़ें लिखी जाती हैं उसको आप कह सकते हैं कि ये एकेडमिक राइटिंग है। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? एसेस, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, रिसर्च पेपर्स एंड थीसिस। ये वो चीज़ें हैं कि जो एकेडमिक राइटिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि एकेडमिक राइटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या खूबियाँ हैं किसी एक लिखी हुई एकेडमिक राइटिंग के अंदर। आपने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने आप मद्देनजर रखना है, उसे अपने सामने रखना है। फॉर्मल राइटिंग स्टाइल एंड फॉर्मल टोन। आपने रस्मी तरीकाकार अख्तियार करना है और रस्मी टोन आपने इस्तेमाल करनी है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। नंबर सेकंड, यूज ऑफ थर्ड पर्सन रादर देन द फर्स्ट पर्सन। आपने आई वी के बजाय आपने ही शी इट इस्तेमाल करना है। जबकि क्लियर फोकस ऑन द इश्यूज एंड टॉपिक्स, जब आप लिखते हैं तो आपका टॉपिक पे, उस इशू पे जिस पे आप वो ऐसे लिख रहे हैं, उस इशू से आपका बिल्कुल नुक्ता नजर हटना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट है प्रिसाइज वर्ड चॉइस। आपने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है कि जो बिल्कुल एक्यूरेट हों और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को आसानी से बता सकें। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो एकेडमिक राइटिंग में नहीं होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलोक्वियल एक्सप्रेशंस। ऐसे एक्सप्रेशंस जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इमोशनली यूज करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लफ्ज क्यूट इस्तेमाल करते हैं, यस की जगह पे यह इस्तेमाल करते हैं, ये वो अल्फाज हैं कि जिनको आप एकेडमिक राइटिंग में नहीं लिख सकते। नंबर सेकंड है जॉर्गन्स। जॉर्गन्स क्या होता है? ये वो अल्फाज होते हैं कि जो स्पेशली किसी फील्ड से, किसी प्रोफेशन से, यानी वो ऐसी टर्मिनोलॉजी जो एक किसी खास फील्ड से ताल्लुक रखती हो, आपने वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करनी। टीचिंग में, उसके बाद आप मेडिकल में, और उसके बाद आप इंजीनियरिंग में, ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो खास फील्ड से ताल्लुक रखती हैं वो आपने एकेडमिक राइटिंग में यूज नहीं करनी। नेक्स्ट बात आती है स्लैंग्स। स्लैंग्स क्या होता है? ये इंफॉर्मेशनल वोकेबलरी आइटम्स होती हैं विच आर फैशनेबली यूज्ड, कैन बी चेंज्ड विद द टाइम। जो आप स्टाइल के तौर पे यूज करते हैं, वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं, इनको कहते हैं स्लैंग्स। आपने ये भी यूज नहीं करना। नेक्स्ट चीज आती है क्लेचेस। क्लेचेस क्या होते हैं? फ्रेजेस, सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड सो ऑफन दैट दे हैव लॉस्ट देयर फ्रेशनेस एंड इफेक्ट। ऐसे अल्फाज जो रिपीट होते हों, आपने ऐसी चीजें यूज नहीं करनी कि जो बार बार रिपीट होती हों। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एसेस। एसेस की टाइप्स कौन सी होती है? ऐसे होता क्या है? Essay is a piece of writing that generally shows the writer's point of view on a particular subject. किसी खास सब्जेक्ट पे जो राइटर अपना व्यू देता है उसको ऐसे कहते हैं। चलते हैं इसकी टाइप्स की जानिब। जब हम ऐसे की टाइप्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसे की टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। फॉर एग्जांपल, आपको एक इमेज दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि इसको डिस्क्राइब कीजिए। इसके लीव्स, इसकी शूट्स, इसके रूट्स, उसके फंक्शन और इसके कलर्स को डिफाइन करना है, आपने डिस्क्राइब करना है, उसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 पे जो बात आती है वो है डिस्क्रिप्टिव एसे के बाद कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ये वो ऐसे होता है कि जिसमें आप किसी चीज की, दो चीजों की सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस, स्ट्रेंथ्स, वो 2 पीपल्स हो सकते हैं, कंसेप्ट्स हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकती हैं, उनको आप डिस्कस करेंगे। इसको कहते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन 2 ब्रदर्स एंड मी, यानी माई ब्रदर एंड मी, आपने इसमें एक डिफरेंस आपने लिखना है और वो उसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट कहते हैं। नेक्स्ट ऐसे की टाइप काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट ऐसे कौन सा होता है?
ऐसे एक्सप्लेन्स व्हाई एंड हाउ सम इवेंट्स हैपेंड, जो किसी चीज के हवाले से बताता है। फॉर एग्जांपल, व्हाई वोल्केनोज इरप्ट एंड व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स। जो वोल्केनोज होते हैं जहां से गैस निकलती है, वो क्यों फूटते हैं और उनके इंपैक्ट्स क्या पड़ते हैं। इस ऐसे को काज एंड इफेक्टिव ऐसे कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऐसे नैरेटिव। नैरेटिव एसेस ये होते हैं कि जो किसी चीज के बारे में नरेट करते हैं, हमें स्टोरी बताते हैं, विच टेल्स अस स्टोरी। जैसे अ बोरिंग ट्रिप टू अ माउंटेन, अ बोरिंग ट्रिप टू अ मरी और इस्लामाबाद, ये वो ऐसे है जिसमें आपने नरेट करना है। नेक्स्ट जो ऐसे आता है वो है आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे वो होता है कि अटेम्प्ट्स एंड परसुएड द रीडर टू द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। रीडर सिर्फ राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए और राइटर सिर्फ रीडर को पढ़ने के लिए या फिर रीडर को समझाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। जैसे कैट्स आर बेटर देन डॉग्स, इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स देके ये साबित करना पड़ेगा कि कैट्स डॉग्स, तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है। नेक्स्ट जब मैं टाइप बात करता हूं तो वो है एनालिसिस। एनालिसिस ऐसे कौन सा ऐसे है, जैसे मिसाल के तौर पे हाउ शेक्सपियर प्रेजेंट्स हिज कैरेक्टर ओथीलियो, कि शेक्सपियर ने अपना एक कैरेक्टर कैसे किसी बुक के अंदर उसने उसको एनालाइज किया है। जब उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी सब प्रॉपर्टीज जब डिस्कस की जाती हैं, एनालाइज की जाती हैं, तो उसको एनालिसिस ऐसे कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा कि हाउ टू फाइंड आउट एन ऐसे टॉपिक। आप किसी ऐसे के टॉपिक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इन ऐसे राइटिंग इन्वॉल्व्स नैरोइंग डाउन द ब्रॉड टॉपिक्स। आपने करना यह है कि जो लाइंस दी गई हैं उनको आपने थारोली पढ़ना है, आपने मेन आइडिया पे फोकस करना है कि कौन सा आइडिया यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, फिर आपने क्या करना है कि उसको मुनासिब सा उन्वान देना है। जबकि हम स्कूल की बात करते हैं तो वहां पे वो सेम चीजें हूबहू कॉपी पेस्ट करनी पड़ती हैं, जबकि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो फिर आपको एक चंद लाइंस दी जाती हैं, उनको आपने नैरो डाउन करके आपने ऐसे के टॉपिक्स को फाइंड आउट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे के पार्ट्स कौन से होते हैं, एकेडमिक ऐसे किन किन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी और मिडिल एंड नंबर 3 कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इंट्रोडक्शन में लेट द रीडर नो व्हाट द ऐसे टॉपिक इज। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे का टॉपिक कौन सा है बताया जाता है, रीडर को राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताया जाता है और एक इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, क्यूरियोसिटी पैदा की जाती है, तजस्सुस पैदा किया जाता है कि रीडर उस ऐसे को पूरा पढ़ सके। नेक्स्ट आता है बॉडी और मिडिल। इसमें आप ये करते हैं कि आपने एक पैराग्राफ को एक मेन आइडिया के साथ कनेक्ट करना है, जबकि आपने रेलेवेंट सपोर्टिंग डिटेल्स आपने उसमें डालनी है कि जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर सके। और आपने यूज ट्रांजिशन वर्ड्स एंड अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स। आपको कनेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं कि जो कि सेंटेंस और आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। कंक्लूजन की जब बात करते हैं तो कंक्लूजन गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। ऐसा ऐसे जिसको पढ़ने के बाद आपको मुकम्मल तौर पे एहसास हो कि ये मुकम्मल ऐसे है, उसको आप कंक्लूजन कह सकते हैं, बेहतरीन कंक्लूजन पे बेस्ड ऐसे कह सकते हैं। और लीव्स अ फाइनल एक्सप्रेशन, और आपने करना ये है कि जो राइटर है उसने एक फाइनल एक्सप्रेशन, वहां पे इंप्रेशन डालना पड़ता है उसको कि वो अपनी तरफ से भी चंद अल्फाज का इजाफा करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लास्ट टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग क्या होती है और इनफॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग क्या होती है। फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग, अगर आप किसी एक जगह पे आप लेटर लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं, और उस जॉब एप्लीकेशन को जब आप किसी एक अदारे को लिखते हैं तो फिर आपको करना ये पड़ेगा कि वहाँ पे फॉर्मल स्टाइल एंड फॉर्मल टून यूज़ करनी पड़ेगी। और जब आप अपने किसी दोस्त को खत लिखते हैं कि आइए सैर के लिए चलते हैं, तो फिर आपने इनफॉर्मल टून इस्तेमाल करनी है। मिसाल आपको मैं दे देता हूँ, अगर आप फॉर्मल स्टाइल ऑफ ऐसे लिखते हैं जॉब के लिए तो वो कैसा होगा। आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट advertised in the local paper. I am an excellent candidate for the job because of my significant secretarial experience, good language skills and sense of commitment. जब आप इसी चीज को आप इनफॉर्मल में लिखते हैं तो I read in the newspaper that you are looking for a receptionist. I think that I am good for that job because I have done stuff like it is in the past. I am good with words and I am incredibly well organized. ये है इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ ऐसे। जब आप इनफॉर्मल स्टाइल लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट होता है, इसका इंप्रेशन नहीं पड़ता, ये फॉर्मल नहीं होता। इसलिए आपने जब आप किसी अदारे, किसी आप डेजिग्नेटेड पर्सन को लिखते हैं तो वो फॉर्मल स्टाइल आपने यूज करना है, और जब आपने किसी पर्सनली लिखते हैं तो वो आपको इनफॉर्मल स्टाइल यूज करना है। यकीनन आपने वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखी होगी। ये कुछ शॉर्ट समरी पॉइंट्स थे जो कि फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं।
आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको पेड कोचिंग की ज़रूरत है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।